गुड आफ्टरनून बच्चों। हाँ बच्चों, क्या करना था हमें आज? हाँ, हाँ बच्चों, सी पार्ट बताओ बच्चों, डाउट। सबको बच्चों आइडिया लग गया ना वो मिक्सचर वाले क्वेश्चंस कैसे करने हैं? ये 3 नहीं होंगे, 13, 14, 15, ये छोड़ दो। बच्चों 9th भी अभी छोड़ दो। मतलब आप इनडायरेक्टली हो सकता है किसी तरीके से निकाल लो, बट अभी उसका प्रॉपर मेथड हम अभी करेंगे 9th का। अभी जरूरत नहीं है मतलब 9th की। ठीक है, तो 9, 13, 14, 15 छोड़ दो। 01 में है बच्चों डाउट्स? वो मेरे पास अभी डाउनलोडेड नहीं है मॉड्यूल।
हाँ, कंडक्शन वाले तो अभी नॉट रिक्वायर्ड। चलो कोई बात नहीं, वो जो होंगे वो नेक्स्ट टाइम कर लेंगे डिस्कस 0 1 के। बच्चों कैलोरीमीटर की एज सच कोई वो नहीं होती, मतलब कोई सेपरेट कोई प्रॉपर्टीज नहीं है। कैलोरीमेट्री मीटर इज सिंपली अ कंटेनर जिसके अंदर आप मिक्सिंग कर रहे हो। ठीक है, तो मतलब आपको कुछ यू नॉट डू नॉट नीड टू नो एनीथिंग सेपरेट अबाउट अ कैलोरीमीटर। और एक होता है वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट का क्या मतलब है? वाटर इक्विवेलेंट का मतलब जो सिंपली ये है कि नाम से थोड़ा आइडिया लगता है हमें कि जैसे ये कोई भी बॉडी है जिसका मास m है, जिसकी स्पेसिफिक हीट c है। ठीक है, तो आप इस बॉडी का टेम्परेचर डेल्टा टी से इंक्रीज करना चाहते हो, तो इसकी जगह हम कितना मास वाटर का ले लें जिसको वही डेल्टा टी से हीट करने के लिए सेम अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब वाटर इक्विवेलेंट इज सिंपली अ रिलेशन इन टर्म्स ऑफ हीट ट्रांसफर। तो क्या रिलेशन बन गया? पहले को आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी? mc डेल्टा टी। उसकी जगह हम अगर वाटर का मास ले लें तो कितनी हीट देनी पड़ गई इस तरह से। तो बस वाटर इक्विवेलेंट बन गया mc बाय सी डब्ल्यू। तो मतलब इसका पर्पस क्या है बेसिकली? ये एक बस एक मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी कर देता है कि भाई उसकी जगह बस आपने उतना वाटर मान लिया। ठीक है, और कोई पर्पस नहीं। क्या ये बात समझ आ गई बच्चों? ओके। जो नेक्स्ट पार्ट जो इस चैप्टर का आता है दैट इज नोन एज कंडक्शन। तो बेसिकली नाउ वील बी टॉकिंग अबाउट हीट ट्रांसफर। मतलब हम एक्सप्लोर करेंगे वेरियस मेथड्स या मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। मतलब बच्चों हमने ये तो पहले ब्रॉडली बोल ही दिया था कि हीट का मतलब ही ट्रांसफर है जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है। ठीक है, वो तो है ही है कि दिस इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी व्हेन देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस। बट टेम्परेचर डिफरेंस में भी एनर्जी किस तरीके से ट्रांसफर होती है उसके भी अलग अलग तरीके। ठीक है, कि मतलब आप कह सकते हो कि हीट ट्रांसफर इज अ ब्रॉड कैटेगरी। इसके फर्दर अलग अलग मेथड्स हैं। तो हम जिस मेथड की फर्स्ट बात करने लगे हैं उसको हम बोलते हैं कंडक्शन।
तो देखो बच्चों, कंडक्शन मेथड किस तरह चलता है? तो बच्चों मान लो ये कोई रॉड है, ठीक है? जिसके एक एंड पे हाई टेम्परेचर है और एक एंड पे लो टेम्परेचर है, ठीक है? तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि how energy will transfer from this high temperature to low temperature, ठीक है? तो बच्चों इसको एक बार समझना ध्यान से। क्या होता है कि जो इस रॉड का सबसे लेफ्ट मोस्ट मॉलिक्यूल है, वो तो हाई टेम्परेचर पे हो ही गया, ठीक है? तो जब इसका टेम्परेचर हाई है, तो वो उस चक्कर में वाइब्रेट करता है, ठीक है? तो जब ये वाइब्रेट करेगा, तो उससे इसका साथ वाला मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा, ठीक है? वो वाइब्रेट करेगा, तो उससे उसके साथ वाला करेगा, एंड सो ऑन। तो करते-करते फाइनली बिल्कुल आखिरी वाला मॉलिक्यूल भी वाइब्रेट करने लग जाएगा। ठीक है जी? तो ये वाइब्रेशन की फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर हो गई बच्चों, है ना? आप बच्चों इसमें एक खासियत ये देख सकते हो कि ये जो मोड है, इसमें एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक ही एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, बट कोई भी मॉलिक्यूल अपनी जगह से नहीं हिल रहा। मतलब हर मॉलिक्यूल की मेन पोजीशन तो वही है ना, राइट? तो 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 ये कंडक्शन की खासियत है कि कंडक्शन इज मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, एंड जस्ट फॉर आवर क्लैरिटी हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ वाइब्रेशंस without any actual displacement of molecules। ठीक है? अब बच्चों, ये जिस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, आप ये बात भी समझ सकते हो कि ऑब्वियसली ये मेथड तभी इफेक्टिव होगा अगर मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड है ना? अगर मॉलिक्यूल्स दूर-दूर होंगे, फिर तो एनीवेज वो ट्रांसफर ही नहीं होगा, वाइब्रेशन।
तो दिस इज इफेक्टिव only when molecules are closely packed. So for this very reason, बच्चों ऐसा होता है कि कंडक्शन सॉलिड्स में सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद लिक्विड्स में होती है, और उसके बाद गैसेस में होती है। गैसेस में तो नेग्लिजिबल ही होती है कंडक्शन। ठीक है बच्चों, तो अब जैसे हमने ऊपर वाला जो बच्चों सिचुएशन बनाई है, उसमें बच्चों जैसे आपने देखा होगा, हमने कई बार ये टर्म यूज किया है फिजिक्स में, स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का बच्चों क्या मतलब होता है, नाम से समझो। बताओ बच्चों। नाम से सोचो। स्टेडी स्टेट बच्चों एक जनरल, देखो स्टेडी स्टेट एक ऐसी स्टेट जो स्टेडी हो गई, मतलब जिसके बाद जो भी हमारी गिवन सिचुएशन है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, इसको हम बहुत जगह अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, भाई ये क्लास है, ठीक है, उसमें कोई अनाउंसमेंट हुई एकदम, ठीक है, तो एकदम खलबली मच गई, लोगों ने आपस में बातें करनी शुरू की, शोर मच गया। उसके बाद टीचर क्या करता है, टीचर चुप करके साइड पे खड़ा हो गया, देख रहा है, और थोड़ी देर बाद आप टीचर से डर के फिर सारे चुप कर गए, राइट। तो वो क्या स्टेट हो गई, एक ऐसी स्टेट अब जिसके बाद कोई चेंज नहीं आ रहा सिचुएशन में। ठीक है, एंड मतलब दिस इज लाइक फॉर अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम। हम इसमें ऐसा नहीं मानते कि आप कहो कि सर अब 1 घंटे बाद तो टीचर का लेक्चर खत्म हो जाएगा और उसके बाद फिर कुछ चेंज आएगा। तो फॉर अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम जब सिचुएशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। ऐसे मुझे कोई और एग्जांपल दो बच्चों स्टेडी स्टेट का। टर्मिनल वेलोसिटी, है ना, कि शुरू में बॉडी की स्पीड चेंज कर रही है और वो करते करते उसके बाद उसकी सेम स्पीड हो गई, मतलब इनिशियली चेंज हुआ, उसके बाद उसकी कांस्टेंट स्पीड हो गई, राइट।
और सोचो बच्चों। जैसे बच्चों हमने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है ओम्स लॉ, आई इज इक्वल टू वी बाय आर। ठीक है। तो बच्चों अगर हम बिल्कुल स्ट्रिक्ट सेंस में बात करें, मान लो मेरे पास एक वायर है, मैंने मतलब मैं मेजर कर सकता हूँ सारी क्वांटिटीज। क्या बिल्कुल जिस इंस्टेंट पे हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्या उसी इंस्टेंट पे एकदम से करंट आ जाएगा, या करंट को कुछ थोड़ा सा टाइम, चाहे वो मिली सेकेंड्स में ही हो, लगेगा एस्टैब्लिश होने में? थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ना, राइट? तो वो जो थोड़ा सा टाइम है, वो है अनस्टेडी स्टेट। लेकिन उसके बाद सारी एडजस्टमेंट हो गई, जो भी इलेक्ट्रॉन्स ने जैसे मूव करना था उनकी आपस में सेटिंग हो गई, तो वो क्या हो गई? स्टेडी स्टेट। ठीक है बच्चों। तो बहुत सारी सिचुएशंस में ऐसा होता है कि जब आप कोई चेंज अप्लाई करते हो, तो उस चेंज से जो एडजस्टमेंट होनी है जो भी, वो होके फाइनली सिचुएशन में एक स्टेडी स्टेट आ जाती है। जो हम कहते हैं स्टेडी स्टेट, मतलब भी अब उसके बाद उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? तो तो दिस इज अ स्टेट आफ्टर विच नो फर्दर चेंज अकर्स। मतलब चेंज बच्चों अलग अलग टाइप्स का हो सकता है ना, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। किसी केस में स्पीड में होगा, किसी केस में टेम्परेचर में होगा, एंड सो ऑन। इन सिचुएशन, हाँ बच्चों, स्टेडी स्टेट का परफेक्ट एग्जांपल जो हमने अभी किया पिछली क्लास में, मिक्सचर्स। भाई आपने आइस वाटर को मिक्स किया, तो जो भी आप टेम्परेचर बच्चों आपने निकाला फाइनली, क्या वो एकदम से वो टेम्परेचर आ गया? टाइम लगेगा ना दोनों को आपस में मिक्स होके एक फाइनल टेम्परेचर तक पहुंचने में। तो जिसको हम फाइनल टेम्परेचर बोल रहे हैं वो क्या है? स्टेडी स्टेट टेम्परेचर, क्योंकि उसके बाद टेम्परेचर में कोई फर्दर चेंज नहीं आएगा, राइट? तो बच्चों एक बार आप सोचो कि ये जो ऊपर वाली सिचुएशन है, उसमें स्टेडी स्टेट का क्या मतलब होगा? टेक 2 मिनट्स एंड थिंक।
देखो बच्चों, इस केस में दो तरीके से स्टेडी स्टेट आ सकती है। ठीक है, वो कैसे? मान लो लेफ्ट साइड पे गर्म पानी पड़ा है, राइट साइड पे ठंडा पानी पड़ा है, तब स्टेडी स्टेट कैसे आएगी? तब तो क्या हो जाएगा कि फाइनली टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, राइट? तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज। कि दोनों साइड के टेम्परेचर ही सेम हो गए, तो इससे क्या हो जाएगा? बस जब टेम्परेचर सेम हो गए तो उसके बाद कोई हीट ट्रांसफर होएगा ही नहीं, ऑब्वियसली, राइट? अब जो दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि मान लो बाय सम एक्सटर्नल मींस हमने टीएच को मेंटेन करके रखा हुआ है कांस्टेंट, और टीएल को भी कांस्टेंट मेंटेन करके रखा हुआ है। मतलब आप ऐसे सोच लो कि टीएच को हमने एक ह्यूज अमाउंट ऑफ बॉइलिंग वाटर में डाल दिया, टीएल को हमने ह्यूज अमाउंट ऑफ मेल्टिंग आइस में डाल दिया, तो दोनों के टेम्परेचर्स मेंटेन हो गए। अब किस तरीके की स्टेडी स्टेट आएगी बच्चों? बताओ बच्चों, सोचो। फिर बच्चों ऐसा कुछ हो जाएगा कि जो हमारी रॉड है, जो उसके अलग अलग क्रॉस सेक्शंस हैं, तो जितनी एनर्जी एक क्रॉस सेक्शन से आ रही है, के ऊपर आ रही है, वो उतनी एनर्जी को आगे भेज देगा। ठीक है, मतलब वो खुद कुछ भी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इन अदर वर्ड्स बच्चों क्या हो जाएगा? जो रॉड के अलग अलग पॉइंट्स हैं, उन सब का टेम्परेचर जो है वो सेम हो जाएगा। ठीक है, मतलब व्हेन आई से सेम, मतलब कि जैसे ये जो पार्ट वन है, इसका टेम्परेचर T1 रहेगा और वो कांस्टेंट रहेगा विद टाइम। जो पार्ट टू है उसका टेम्परेचर कुछ T2 हो गया, और उसका भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा विद टाइम। मैंने ये नहीं कहा कि रॉड के सारे पार्टिकल्स का टेम्परेचर सेम होगा, मैं ये कह रहा हूं कि रॉड के हर पार्टिकल का टेम्परेचर विद टाइम सेम रहेगा। क्या ये बात बच्चों समझ आती है? और मतलब वो टेम्परेचर सेम कैसे रहेगा? आप ये सोच सकते हो कि जब भाई वो जितनी उसके पास हीट एनर्जी आ रही है उसने सारी को आगे भेज दिया, तो उसका खुद का टेम्परेचर तो फिर चेंज नहीं करेगा, है ना?
बट ये ध्यान रखना है, मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला कि रॉड के अलग अलग पॉइंट्स का टेम्परेचर सेम होगा। उसमें क्या गड़बड़ हो जाएगी अगर रॉड के अलग अलग पॉइंट्स का टेम्परेचर सेम हो गया तो बच्चों? अगर 1 और 2 का टेम्परेचर सेम हो गया फिर तो हीट ट्रांसफर ही नहीं होगी ना, फिर तो एम्बिगुअस हो गया केस। तो इस केस में बहुत ध्यान रखना है, कंफ्यूजन हो जाती है कि डिफरेंट पॉइंट्स ऑन रॉड will have different temperatures एंड बच्चों हम ये भी सोच सकते हैं कि वो टेम्परेचर्स कैसे होंगे। बेसिकली वो रेंज कर रहे होंगे टीएच बिल्कुल लेफ्ट से टीएल तक, राइट। अभी हम ये नहीं बोलते, हमें नहीं पता कि ये पक्का है बच्चों कि जो बिल्कुल लेफ्ट वाला एंड होगा उसका टेम्परेचर टीएच होगा, जो बिल्कुल राइट वाला एंड होगा उसका टीएल होगा, है ना। बट हमें अभी ये नहीं पता कि मतलब वो जो वेरिएशन होगी वो लीनियरली हो रही होगी या कैसे हो रही होगी। किसी तरीके से टेम्परेचर टीएच से लेके टीएल तक जा रहा होगा, है ना। तो however temperature of each part, each point will remain constant with time। तो ये पार्ट ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। मतलब है तो वर्ड प्ले ही कि भाई क्या बोलना है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है या टेम्परेचर वेरिएबल है। तो अगर हम बात कर रहे हैं विद टाइम, तो विद टाइम टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अगर हम बात कर रहे हैं विद लेंथ, तो वो टेम्परेचर वेरी कर रहा है। मतलब dt by dt is 0 but dt by dx is नॉन जीरो। बच्चों क्या ये बात समझ आती है? तो मतलब सिर्फ ये कहना कि क्या टेम्परेचर वेरी कर रहा है, दिस इज एम्बिगुअस। कुछ इससे कुछ पता नहीं चल रहा। भाई टेम्परेचर एक्स के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है बट हाँ टेम्परेचर टी के रिस्पेक्ट में वेरी नहीं कर रहा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। समझ आ गया बच्चों? तनवीर क्लियर हो गया?
सो प्लीज अंडरस्टैंड डेफिनेशन से देखो, स्टेडी स्टेट इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना? तो अब बच्चों हम ये बात करेंगे कि अच्छा बच्चों, मुझे कोई कंडक्शन का प्रैक्टिकल एग्जांपल दो। जहां पे आपको सोच के लग रहा हो कि कंडक्शन होती है। तो बच्चों जैसे हम जो नॉर्मल गैस पे खाना बनाते हैं, वहां पे क्या हो रहा है, जो भी हमारा वेसल है, वो वेसल का जो बेस है, उसके थ्रू हीट कंडक्ट हो रही है ना? फ्लेम से ऊपर खाने तक। मान लो आप चाय बना रहे हो, तो फ्लेम से पानी तक जो हीट ट्रांसफर हुई, वो जो भी आपका वेसल है, पतीला है या जो भी है, वो हीट कैसे ट्रांसफर हो रही है? थ्रू कंडक्शन, राइट? लेट से आप मैगी बना रहे हो, तो जब आप चम्मच से मिक्स करते हो, सो यू फील हॉट। आपको स्पून थोड़ी देर में गरम लगना शुरू हो जाता है। तो वो कैसे हुआ है? हीट ट्रांसफर हुई है पानी से लेके स्पून के एंड तक, वो हीट कंडक्शन के थ्रू ट्रांसफर हुई है, राइट? बच्चों क्या माइक्रोवेव में कंडक्शन होती है? नो, है ना? माइक्रोवेव में देयर इज नो कंडक्शन। माइक्रोवेव में कुछ ऐसा नहीं हो रहा कि आपने कुछ अंदर से गर्म कर दिया और वो गर्म चीज आपके खाने को टच कर रही है और उससे खाना गर्म हो गया, राइट? उसमें कुछ और ही इन्वॉल्व है कंसेप्ट। जैसे कि नाम से लग रहा है, वेव्स का कंसेप्ट इन्वॉल्व है। ओके, अब बच्चों हम देखते हैं कि कंडक्शन की मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है। तो बच्चों मान लो ये कोई एक क्रॉस सेक्शन है, ठीक है? आ, मतलब ये कोई बड़ी सी रॉड का क्रॉस सेक्शन है। तो बच्चों इसके एक एंड पे कुछ टेम्परेचर होगा, TH, ये कुछ TL है। तो वी कैन अंडरस्टैंड कि इसके थ्रू
जो एनर्जी ट्रांसफर होएगी या हीट ट्रांसफर होएगी वो इस तरह से होएगी। ठीक है, हमें इसका एरिया पता है, हमें बच्चों इसकी थिकनेस पता है। बेसिकली ये कौन सी थिकनेस है, जिस थिकनेस के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस है। तो ये छोटी सी थिकनेस को dx बोल दो। तो इट सो टर्न्स आउट कि ये जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, दिस इज इक्वल टू अ कांस्टेंट k into area A into dt by dx। ठीक है बच्चों, यहाँ पे k जो होता है दैट इज नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी। dt by dx क्या बन गया बच्चों? इसको क्या नाम बोलना चाहिए? मैंने बताया था आपको, है ना, जब लेंथ के साथ वेरी करता है तो क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। तो ये जो होता है बच्चों टेम्परेचर ग्रेडियंट, दिस डिपेंड्स ऑन सिचुएशन कि किस टाइप की बॉडी के थ्रू आप हीट ट्रांसफर कर रहे हो। तो दिस डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ सिचुएशन। बच्चों बिल्कुल यही बात मैंने आपको वहां भी बोली थी, है ना, वेलोसिटी ग्रेडियंट में, कि वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा डिपेंड करेगा कि कैसा फ्लो हो रहा है। ऐसे ही यहाँ है कि टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होगा वो इस पे डिपेंड करेगा कि हीट किसके थ्रू फ्लो कर रही है। तो ये अलग अलग सिचुएशंस में अलग होता है। तो बच्चों इट टर्न्स आउट कि ये अभी हम आगे प्रूव भी करेंगे वैसे, कि अगर हम एक रॉड ले लें, जैसे ऐसे एक पूरी, अच्छा रॉड है जिसके एक तरफ टेम्परेचर TH है, एक तरफ TL है। तो इस केस में इट टर्न्स आउट कि जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है dt बाय dx वो कांस्टेंट ही है पूरी रॉड के लिए। तो वो क्या हो जाएगा?
वो टी एच माइनस टी एल बाय एल हो जाएगा। एंड बच्चों हम मोर देन 90% ऑफ द टाइम्स ऐसे रॉड्स वाले केसेस की ही बात करेंगे, तो उसमें सीधा ही निकल आएगा टेम्परेचर ग्रेडियंट। बच्चों आप एक पैटर्न देख रहे हो कि हमने जैसे वहां पढ़ा था बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे है कि जो वेलोसिटी ग्रेडियंट वाले केस में भी हमने कहा था कि यार अलग अलग फ्लोज के लिए अलग अलग होता है, बट हमने एक सिंपल केस बना लिया था जहां पे हमने कहा कि वेलोसिटी ग्रेडियंट कांस्टेंट ही होता है ना। यहाँ भी हमने यही किया कि पहले जनरल फॉर्म लिखी, हमने कहा कि भाई अलग अलग सिचुएशंस में तो टेम्परेचर ग्रेडियंट अलग हो सकता है, और फिर हमने एक सिंपल फॉर्म के लिए निकाल भी लिया कि वही कांस्टेंट ही होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो बिल्कुल बच्चों हम सेम तरीके से प्रोसीड किए हैं, आप समझ पा रहे हो। हाँ, के को थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं या कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं, एक ही बात है। तो इस केस में जो फॉर्मूला बन गया आपका, वो आप सीधा ऐसे लिख सकते हो कि डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू, अच्छा बच्चों एक बात का और ध्यान रखो कि यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा, बताओ क्यों। यस, टेम्परेचर डिक्रीजेस विद डिस्टेंस, राइट। तो डी टी बाई डी एक्स जो है वो नेगेटिव है इटसेल्फ, तो इसलिए एक आगे नेगेटिव आ गया। ठीक है, मतलब या तो आप सिचुएशन में फिजिकली देख लो कि भाई हीट किधर को ट्रांसफर होएगी फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, और कोई माइनस साइन का रोल नहीं है। तो बच्चों ये फॉर्मूला अब इस केस में क्या बन गया, के ए डेल्टा टी बाई एल। समझ आ गया बच्चों। बच्चों मुझे फटाफट के वो बताओ, यूनिट्स एंड डायमेंशंस।
यस, ये बन गया वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस और केल्विन, है ना? और इधर से आप डायमेंशनल भी निकाल सकते हो। ml t minus 3 theta minus 1, is it? ओके। अब बच्चों हम इसी फॉर्म को एक और बड़े अच्छे फॉर्म तरीके में कन्वर्ट कर देंगे, एंड यू विल सी कि इट इज वेरी रिलेटेबल। तो इसको हम लिखेंगे एज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। एक तो बच्चों दोनों टी का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है? अब देखो मैंने हर जगह टेम्परेचर को कैपिटल टी रखा है, टाइम को स्मॉल टी रखा है, ये मिक्स नहीं करना। तो इसको हम लिखेंगे बच्चों एज डेल्टा टी अपॉन आर टी एच, where R thermal is 1 by K L by A। बच्चों बताओ मैं किस चैप्टर से रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं इसको? थोड़ा कोशिश करो याद करने की। यस, दिस इज इलेक्ट्रिसिटी। तो आप याद करो बच्चों, करंट को भी हम चार्ज से डिनोट करते हैं, सॉरी चार्ज को भी हम क्यू से डिनोट करते हैं, तो वो भी होता तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी है ना? बट यहाँ फर्क बस ये है कि क्यू इज हीट या एनर्जी, तो इसको हम ऐसे बोल देते हैं हीट करंट। ठीक है, नाउ दैट इज, वहां पे होता था पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, यहां पे क्या हो गया? टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, और
जो बच्चों आगे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है वो सेम ही है। वहां पे रो एल बाय ए लिखते थे, बट वहां रो क्या होता था? रेजिस्टिविटी। ठीक है, बस यहाँ पे रेजिस्टिविटी की जगह हमने टर्म यूज की है कंडक्टिविटी, जो कि उसका इन्वर्स होती है। बेसिकली चीज वही होती है, रेजिस्टिविटी इज 1 अपॉन कंडक्टिविटी। बच्चों क्या ये बात समझ आ रही है? तो मतलब बच्चों आपके करंट वाले सारे कंसेप्ट एप्लीकेबल हैं, सीरीज, पैरेलल, एक्सेट्रा। बच्चों एनी डाउट सो फार, प्लीज आस्क। ओके, तो चलो एग्जांपल ट्राई करो। एक बच्चों एक कॉम्पोजिट रॉड है, जिसके एक तरफ टेम्परेचर है T1, एक तरफ है T2। इसकी लेंथ है L1, इधर L2, और ये K1 K2। तो फाइंड द टेम्परेचर ऑफ जंक्शन।
हुआ बच्चों? वो लिखने में थोड़ा सा लंबा हो सकता है। हाँ, मैं एक बार बता देता हूँ। आई बिलीव सबने सेम अप्रोच फॉलो की होगी। देखो बच्चों, जंक्शन का टेम्परेचर कुछ भी टी मान लो, तो हम पढ़ चुके हैं स्टेडी स्टेट। तो क्या मतलब, जितनी हीट इधर से आ रही है उतनी ही हीट आगे जानी चाहिए। अब लेफ्ट साइड से कितनी हीट आ रही होगी? T1 माइनस टी अपॉन L1/K1A1, है ना? राइट साइड पे कितनी जा रही होगी? T-T2 अपॉन L2/K2A2। तो इससे टी निकल आएगा। आया बच्चों समझे? एंड ऑफ कोर्स अगर हमें ये पूछा होता कि हीट ट्रांसफर बताओ, तो हम क्या करते हैं इन दोनों का, ये दो रेजिस्टेंसेस हो गई, L1/K1A1 और L2/K2A2। मतलब अगर पूछा जाता तो टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन इफेक्टिव रेजिस्टेंस, वो क्या है? दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन। राइट बच्चों? ऑन सिमिलर लाइंस बच्चों, आपको एक रॉड दी हुई है, उसका L है, K है, A है। इस तरफ टेम्परेचर T1 है, इस तरफ T2 है। assume T1 to be greater than T2, find temperature at any x।
हो गया बच्चों? बिल्कुल सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन तो है, क्या फर्क है? तो बच्चों क्या ये आ गया यहाँ से, आप देखो। तो मतलब आप देख सकते हो, दिस इज अ सिंपल लीनियर वेरिएशन, कि मतलब जो टेम्परेचर है वो, मतलब जो हम पहले बात कर रहे थे कि हमें नहीं पता भाई कि किस तरह से टेम्परेचर वेरी कर रहा होगा, अब हमें पता चल गया कि टेम्परेचर ऐसे लीनियरली वेरी कर, नहीं ये ग्राफ नहीं। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट बच्चों, स्टैंडर्ड केस ऑफ रॉड बच्चों, एरिया ए कांस्टेंट के, बेसिकली आपने देखा बच्चों ऊपर कि हमने क्या किया, क्या था, हमने रॉड के लिए ये मान लिया था ना कि रॉड में टेम्परेचर ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है, और उसके लिए हमने फॉर्मूला सिंपल वाला बना लिया, है ना। और ऊपर हमने कहा था कि भाई असली फॉर्मूला तो ये है, डिफरेंशियल वाला, है ना। तो ट्राई टू प्रूव दिस, कि इस केस में जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो के ए बाय एल T1 - T2 है। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, करंट के कंसेप्ट को यूज करने की कोशिश करो।
हुआ बच्चों किसी का? चलो बच्चों इसको ट्राई करना, ठीक है? और जो इसकी अगली एक्सरसाइज है आप वो कर सकते हो। अभी उसको बस 0 1 से करना, जो आई थिंक डी पार्ट है, ठीक है? चलो ओके बच्चों, ठीक है। ये समझ आ गया ना आज वाला कंसेप्ट बच्चों? ये मतलब अभी खत्म नहीं हुआ है, इसके मतलब अभी हमने कुछ और करने हैं क्वेश्चंस, बट आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है? मतलब आपके हो जाएंगे क्वेश्चंस, ऐसा कुछ नहीं है आपको लगेगा कि अभी नहीं आता आपको। हाँ, ये बेसिकली तो 10th का ही वही कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं और। वही मतलब आप मॉड्यूल में भी क्वेश्चंस देखोगे ना, वो सीरीज पैरेलल वाले क्वेश्चंस हैं बस। चलो ठीक है बच्चों, ओके देन, बाय।